Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. And today I'm here with the chapter Disease, Cause and Control Part 3. And before I start the video, I request each and every one of you to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Students, in my last videos, I have taught you about the diseases caused by virus, and today I am going to talk about the bacterial diseases, the disease which are caused by bacteria. So the very first disease is the cholera. So what happens in cholera? जो बैक्टीरिया रहेगा वो अटैक करेगा हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को. सो कौन सा बैक्टीरिया है? द कॉजेटिव एजेंट, द नेम इज विब्रियो कॉलेरे. ओके, ये हमारे कॉजेटिव एजेंट का नाम है जो कि कॉलेरा फैलाएगा. ओके, ये बैक्टीरिया कॉलेरा कॉज करता है, विब्रियो कॉलेरे, एंड इट इज गोइंग टू अटैक द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अटैक करेगा तो क्या सिम्टम्स आएंगे? सब हमारे पेट से रिलेटेड आएंगे, लाइक वॉमिटिंग, डायरिया. व्हाट इज डायरिया? लूज मोशन. ओके, एक्सेसिव लूज मोशन होएगा, एपिसोड्स ज़्यादा रहेंगे. ओके, एकदम वाटरी स्टूल रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहेगी, तो उसको हम डायरिया बोलते हैं. तो क्योंकि ये हमारे पेट को अपसेट करेगा, इंटेस्टाइन को अटैक करने वाला है ना, तो क्या सिम्टम्स दिखेंगे हमें? वॉमिटिंग and diarrhea. Then what are the symptoms we can see? Is little or no urination. क्यों होगा बच्चों? Because of vomiting and diarrhea there will be lot of water loss. Water और minerals loss होंगे बॉडी से, तो बॉडी उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या करेगी? कम यूरिन प्रोड्यूस करेगी या तो बिल्कुल भी यूरिन प्रोड्यूस नहीं करेगी, जिसकी वजह से यूरिनेशन सबसे कम हो जाएगा. ओके, देन द थर्ड इज यूरिया एक्यूमुलेट्स इन द बॉडी. अब ये यूरिया क्यों इकट्ठा हो जाएगा बॉडी में बच्चों? व्हाट कुड बी द रीजन? लेट्स सी द रीजन. एज किडनी रीअब्सॉर्ब ऑलमोस्ट ऑल वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल along with the यूरिया. मतलब क्या हुआ बच्चों? ये हमारी क्या है? किडनी है. ठीक है, तो अभी किडनी में क्या हो रहा है? हमको पता है कि हमारी बॉडी से लूज मोशन की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से वाटर लॉस बहुत हो रहा है. तो किडनी क्या करेगी? कोशिश करेगी वाटर को रीअब्सॉर्ब करके रखने के लिए. ओके, तो रीनल ट्यूब्यूल से किडनी ऑलमोस्ट जितना भी पानी बचा हुआ है उसको वो अब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगी. तो इसी कोशिश में वो क्या करेगी? यूरिया अब्सॉर्ब कर लेगी वाटर के साथ. ओके, so why the urea accumulates in the body in cholera? Because of diarrhea and vomiting there is excessive loss of water. तो यूरिन कम फॉर्म हो रहा है, तो बॉडी वाटर को बचाने की कोशिश कर रही है. सो किडनी इज गोइंग टू रीअब्सॉर्ब ऑलमोस्ट ऑल द वाटर अलॉन्ग विद यूरिया. ओके, जिसकी वजह से क्या होगा? बॉडी में यूरिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड डेफिनेटली वी नो इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और ये एक्यूमुलेट होएगा तो बॉडी के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है. सो दिस वाज अबाउट कॉलेरा. नाउ लेट्स सी हाउ इट इज ट्रांसमिटेड. सो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज फूड एंड वाटर. सो वी कैन कॉल इट एज फीको ओरल रूट. ओके, अभी जो फ्लाइज है ये कहीं भी गंदगी में बैठती हैं, देन अभी उनकी जो जर्म्स रहते हैं यहाँ पे, अगर कहीं गंदगी में बैठे हैं, ओके, तो ये अपने साथ में एज अ कैरियर दे आर कैरिंग द जर्म्स. ओके, इनकी बॉडी में, इनके यहाँ पे जो लेग्स में हेयर रहते हैं जिसमें ये जर्म्स आके स्टिक हो जाते हैं. नाउ इफ दिस फ्लाई इज गोइंग टू सिट ऑन एनी फूड आइटम और एनी वाटर वाला सोर्स में जाके ये बैठती है, तो दे आर गोइंग टू कैरी दिस जर्म्स टू दैट पर्टिकुलर एरिया ऑल्सो. So this is how cholera germs, that is the bacteria of cholera which is Vibrio cholerae, is transmitted. Okay, ये flies carry कर रही हैं. Other than flies also it can get transmitted. कैसे होगा? अभी सपोज ये फीसेस है, ठीक है, ह्यूमन का फीसेस है, इसमें क्या है? हमारे जो बैक्टीरिया हैं विब्रियो कॉलेरा वो प्रेजेंट है.
अभी या तो ये सॉइल में ओपन डेफिकेशन जब करते हैं तो यही प्रॉब्लम होती है, क्या होता है ये सॉइल में चले जाता है, ये बैक्टीरिया सॉइल में रह जाता है, ओके। देन अदरवाइज और क्या होएगा, ये फ्लाइज अगर इस पे बैठेगी एंड देन ये कैरी कर सकती है और ये किसी फूड आइटम में बैठ सकती है या बर्तनों में बैठ सकती है। और इफ द पर्सन हु इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम दिस कोलेरा, ओके, एंड ही हैज defecated in an open area and that person is also not washing hand properly, okay, and then he is eating food or cooking food, then it can get transmitted to that food. germs जा सकते हैं हमारे बैक्टीरिया वाया कैरियर जा सकते हैं या फिर हाथों से जा सकते हैं या कंटामिनेटेड वाटर से, okay, even the containers can carry the germs, the bacteria, vibrio cholerae with them. और ये जब भी हमारे माउथ में किसी भी तरीके से एंटर होएगा तो हेल्दी पर्सन को भी कॉलेरा हो सकता है, ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ कॉलेरा इज बीइंग ट्रांसमिटेड। देन व्हाट कैन वी डू, अभी हमने देखा वो कैसे ट्रांसमिट होता है, तो उसका प्रिवेंशन क्या है। द वेरी फर्स्ट प्रिवेंशन इज गुड सैनिटेशन। बिल्कुल भी ओपन डेफिकेशन परमिट नहीं है, नॉट अलाउड एट ऑल, ओके। सो देयर शुड बी नो ओपन डेफिकेशन। खुले में अगर शौच करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया है वो सॉइल में जा सकता है, फ्लाइज के थ्रू दूसरी जगह पहुंच सकता है, सो विच इज नॉट गुड, विच इज डेंजरस, ओके। देन सेकेंड इज मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में क्या है, वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। खाने से पहले अगर हम हाथ धोते हैं अच्छे तो डेफिनेटली अगर हमारी हाथ में किसी भी तरह के जर्म्स है, स्पेशली बच्चे जो मिट्टी में खेलते हैं, ओके, क्योंकि ये अगर ओपन में डेफिकेशन किया है तो सॉइल में भी ये जर्म्स, ये बैक्टीरिया रह जाएंगे और बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं तो वो उनके हाथों में आ जाएंगे। सो यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड इवन आफ्टर ईटिंग द फूड। देन सेकेंड, वॉशिंग हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स, ओके, वॉशरूम जाने के बाद हैंड्स को अच्छे से वॉश करना है विथ सोप। देन डू नॉट बाइट नेल्स, ओके। अभी हमको पता है जिनके बड़े बड़े नेल्स है तो हम लोग क्यों बोलते हैं ट्रिम योर नेल्स, पर्सनल हाइजीन में आता है ना। तो ट्रिमिंग योर नेल्स प्रिवेंट द जर्म्स, द बैक्टीरिया टू हाइड बिहाइंड द नेल्स, ओके। नेल्स के पीछे जर्म्स छुप सकते हैं, ओके। तो इसकी वजह से हमें नेल्स को ट्रिम रखना है। और अगर नेल्स छोटे में बहुत लोग की हैबिट होती है कि वो मुंह में डाल के नेल्स को बाइट करते हैं, कट करते हैं, तो दैट इज अ कंप्लीट नो। देन वी हैव टू ट्रिम द नेल्स वेरी ऑफनली। जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो वीकली हम लोग एक टाइम अपने नेल्स को ट्रिम कर सकते हैं, अंडरस्टूड। देन व्हाट एल्स वी कैन डू टू प्रिवेंट कॉलेरा, very important is food and water safety. We should eat only the covered food item and washing fruits and vegetables before eating or cooking food, okay. किसी भी तरह के फ्रूट को जब हम खा रहे हैं, अभी फ्रूट्स रॉ खाते हैं, राइट, सो इन फ्रूट्स को हमें अच्छे से वॉश करना है। क्यों, क्योंकि ये प्लांट से नीचे गिरते हैं सॉइल में, ओके, तो किसी लोगों के हाथों से आते हैं तो इनमें जर्म्स हो सकते हैं, इनमें बैक्टीरिया हो सकता है। तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करना है खाने से पहले और इवन कुकिंग करने से पहले। देन फॉर ड्रिंकिंग यू शुड यूज ओनली बॉइल्ड वाटर, ओके। Then the last is the immunization. Immunization plays a very important role, students. Anti-cholera vaccine can be given to the people who are traveling to the areas where the cholera is spreading. ठीक है, ऐसी जगह पे जहाँ पे कॉलेरा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में फैला हुआ है कॉलेरा, तो उस जगह पे अगर कोई जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो वो एंटी कॉलेरा वैक्सीन लेके जा सकता है, विच विल प्रोवाइड एन इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरे. So let's quickly revise what are the different prevention. As I told you, you should wash your hands very often with soap and water. Drink and use safe water, boiled water. क्लीन अप सेफली. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी आपके बिल्डिंग में अगर आप रह रहे हैं तो डेली आप लोगों के कचरा इकट्ठा करने के लिए आते हैं ना, तो वो लोगों को भी प्रॉपर प्रोटेक्टिव चीज़ें यूज़ करनी है, लाइक दे शुड यूज़ ग्लव्स. ओके, देन इम्यूनाइजेशन, एंटी कॉलेरा वैक्सीन वी कैन टेक. देन cook food well and keep it covered and eat it hot. So these are the few preventive measures which can prevent Vibrio cholerae from spreading. I hope you have understood about cholera, which is affecting the intestinal tract, causative agent Vibrio cholerae, the different symptoms, the mode of transmission and prevention. Now comes the turn for second
bacterial disease, that is typhoid fever. Yes, this is again a bacterial disease. The causative agent is Salmonella typhi, and it is a flagellated bacterium which attacks the intestine. Again, this bacteria is going to attack the intestine. Okay, और इसकी स्पेशल बात क्या है? It has flagellate. ओके, ये फ्लैजिला क्या है बच्चों? यू कैन सी दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर. सो दे आर फ्लैजिले एंड दिस हेल्प देम टू मूव. इट हेल्प द बैक्टीरिया टू डू मूवमेंट. ओके, सो ये क्या है? ये साल्मोनेला टाइफी. इट इज अ फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम विच इज गोइंग टू अफेक्ट द इंटेस्टाइन. लेट्स talk about what are different symptoms we can see in the patient suffering from typhoid fever. The very important symptom, as the name suggests, it is a typhoid fever. So definitely the patient will complain of having high temperature. So there will be continuous fever which is rising in late afternoon or evening. Okay, जैसे जैसे evening का time आता है, late afternoon होता है, तब तब body का temperature increase होने लगता है. Okay, this is a typical feature of typhoid fever. Then a very particular or peculiar symptom for typhoid fever is the small flat reddish rash. Okay, you can see this rash on the abdomen, on the chest, and even on the back. You can see this small flat reddish rash. These are also called as rose spots because the color is rose color का. Okay, so ये spots हमें दिखेंगे chest में, back में, and even in the abdomen. So what are the different symptoms? The patient suffering from typhoid fever will complain of high fever, chills, loss of appetite. Appetite means hunger. Okay, तो भूख नहीं लगेगी. Loss of appetite. There will be abdominal pain. See, अगर ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा तो हमें पेट से रिलेटेड सारे सिम्टम्स दिखेंगे. वॉमिटिंग हो गया, लूज मोशन हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया. Okay, these all things we are going to see if it is going to if the bacteria is going to attack the intestine. Then the peculiar symptom is the rose spot, which is a rash which usually occur in the chest, abdomen, or even back. Then cough, muscle aches, and headaches are also few symptoms of typhoid fever. Now let's talk about the incubation period and prevention and treatment. So for typhoid fever, the incubation period is 7 to 14 days. I hope you know what is incubation period. In my last videos, I have told you about what is incubation period. It is a time period जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आता है, एंटर करता है और हमारी बॉडी सिम्टम शो करती है. उसके बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड एज एन इंक्यूबेशन पीरियड. एंड फॉर टाइफॉइड फीवर द इंक्यूबेशन पीरियड इज 7 to 14 days. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट इट. सो प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग बच्चों? हम एंटी टाइफॉइड वैक्सीन ले सकते हैं एंड इट कैन बी रिपीटेड एवरी 2 years. जो पॉपुलेशन रिस्क में है, कौन सी पॉपुलेशन रिस्क में होगी बच्चों? अभी ये भी कैसे ट्रांसफर हो रहा है? ये भी ट्रांसफर हो रहा है फ्लाइज से. ओके, बैक्टीरिया कैसे ट्रांसफर हो रहा है? फ्लाइज के थ्रू जा सकता है, एक्सक्रीटा के थ्रू. ओके, ह्यूमन एक्सक्रीटा में ये जर्म्स प्रेजेंट रहता है. तो सेम एज कॉलेरा, टाइफॉइड फीवर इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू फीको ओरल रूट. तो ऐसी पॉपुलेशन जो हाई रिस्क में है, मतलब जहाँ पे पुअर सैनिटेशन है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, तो वैसी वाली पॉपुलेशन को एंटी टाइफॉइड वैक्सीन दे सकते हैं. और वो वैक्सीन कब तक रहेगी इफेक्टिव? 2 years तक इफेक्टिव रहती है. और कभी दे सकते हैं बच्चों हम ये वैक्सीन उन्हें? वी कैन गिव दिस वैक्सीन, एंटी टाइफॉइड वैक्सीन इज रिकमेंडेड एजेस 2 years एंड ओल्डर पीपल को हम दे सकते हैं. 2 साल और उनसे ऊपर के उम्र के लोगों को हम एंटी टाइफॉइड वैक्सीन दे सकते हैं. और एक और वैक्सीन है TCV, दैट इज टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन. ओके, TCV इज टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन. इसमें सिंगल डोज जो कि 4 साल तक आपको इफेक्टिव रखेगा. मतलब
आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा टाइफाइड फीवर से 4 इयर्स तक. ओके, इट इज सिंगल डोज फॉर एटलीस्ट 4 इयर्स एंड ये WHO रिकमेंड करता है एट द एज ऑफ 6 मंथ. ओके, जब हम बच्चों को बाकी वैक्सीनेशन देते हैं एट दैट टाइम 6 मंथ में हम बच्चों को टाइफाइड के लिए TCV वैक्सीन भी दे सकते हैं. देन व्हाट इज द प्रिवेंशन? एज आई टोल्ड यू, इट इज spread by fecal-oral route. So proper sanitation, hand hygiene, control of flies, safe drinking water. These are few preventive measures we can take to prevent typhoid fever. So बच्चों, अगर एग्जाम में प्रिवेंटिव मेजर आएगा तो आप यू कैन राइट सेम एज दैट ऑफ कॉलेरा. ओके, क्योंकि वो भी फीको ओरल रूट से हो रहा है और ये भी फीको ओरल रूट से हो रहा है. सिर्फ वैक्सीनेशन का नाम अलग अलग लिखना है आपको. देन फॉर द ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इट इज सिम्टोमैटिक. जैसे सिम्टम्स दिखेंगे पेशेंट में वैसा ही ट्रीटमेंट किया जाता है. फीवर के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं. वॉमिटिंग को रोकने के लिए एंटी एमेटिक. ओके, वॉमिटिंग अगर है तो वॉमिटिंग को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एंटी एमेटिक ड्रग्स दिया जाता है. पेन के लिए एज द पेशेंट में कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन ऑल्सो, सो द पेशेंट इज गिवन एनाल्जेसिक फॉर पेन रिलीफ. And antibiotics is important and you have to remember this name. The name of the antibiotic is chloromycetin. Okay, तो chloromycetin आप दे सकते हैं. Doctor will advise chloromycetin for typhoid fever. This medicine, this antibiotic is very effective for the bacteria causing typhoid fever. What was the name of the bacteria बच्चों? Salmonella typhi. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है कि टाइफाइड फीवर क्या है. ओके, किससे कॉज होता है, कैसे कॉज होता है और उसके लिए प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट क्या है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड बैक्टीरियल डिजीज कंडीशन, ट्यूबरकुलोसिस. ओके, ये आप लोगों ने सुना होगा. इट इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज TB, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस. The causative agent of tuberculosis is Mycobacterium tuberculosis. इस बैक्टीरिया का नाम है Mycobacterium tuberculosis. And this bacteria is going to affect many organs. It can go into lungs. It can affect brain. It can affect kidney and it can even affect bones. Okay? तो ऐसा नहीं है कि tuberculosis सिर्फ pulmonary हो, सिर्फ lungs का हो. No, it can affect brain, kidneys and even bones. The incubation period is 2 to 12 weeks and the mode of transmission is droplet infection. Okay, ये हमारे कॉलेरा और टाइफाइड फीवर जैसा नहीं है. ये कैसे फैलेगा? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है. मतलब कफिंग से, स्नीजिंग से अगर ओपन में करेंगे तो क्या होगा? बिना कवर किए अगर इन्फेक्शन हमारे एयर में है तो वो हमारी बॉडी में जा सकता है. ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ड्रॉपलेट से हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है. सो हाउ इट इज ट्रांसमिटेड? द स्पूटम ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट कैरीज द बैक्टीरिया विच कैन बी स्प्रेड वाया एयर और डस्ट. सो इफ वी सी द इमेज, दिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉक्स बैसिलाई. ओके, ट्यूबरकुलोसिस को हम कॉक्स भी बोलते हैं. सो इस बैसिलाई का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम कॉक्स बैसिलाई भी बोल सकते हैं या तो फुल नेम इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. और ये आपको दिख रहा है क्लियरली. इट इज स्मॉल रॉड शेप. ओके, इसका शेप कैसा है? रॉड के जैसा है. ओके, इट इज रॉड शेप बैक्टीरिया. एंड एज आई टोल्ड यू, ये अलग अलग जगह को, अगर अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है. हियर यू कैन सी इट इज अफेक्टिंग ब्रेन, बोन, लंग्स, स्पाइन, किडनी. सो जहां पे ये अफेक्ट करता है उसके नाम हमने डिफरेंट दिए हैं. ओके, इफ यू टॉक अबाउट TB ऑफ स्पाइन, इट इज नोन एज पॉट्स डिजीज, POTTS. ओके, द TB ऑफ स्पाइन इज नोन एज पॉट्स डिजीज. लंग्स के TB को हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. ओके, जो कि बहुत कॉमन है. तो लोग TB मतलब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ही समझते हैं, लेकिन TB बाकी ऑर्गन्स में भी हो सकता है बच्चों. TB ऑफ ब्रेन इज नोन एज ट्यूबरकुलस meningitis. Okay, so these are different names which are given for TB of different organs. So how it is transferred? ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है. ठीक है, अभी इन्फेक्टेड पेशेंट है जिसके
लंग्स में या फिर किसी भी ऑर्गन में, जैसे कि हमने पढ़ा टीबी किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, तो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस क्या करेगा, जब पेशेंट बात कर रहा है, खांस रहा है, तो वो एयर में बाहर आ जाएगा और वो किसी भी हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर सकता है. So now I am going to talk about pulmonary tuberculosis. So what are the symptoms of pulmonary tuberculosis? There will be persistent cough. Okay, continuous cough बहुत महीनों तक रहेगा. और कफ करने से क्या होता है, ज़्यादा खांसी होता है तो क्या होता है बच्चों, चेस्ट पेन होता है. So there will be chest pain, breathlessness, क्योंकि कफ इतना थिक हो जाएगा कि सांस लेने में तकलीफ होगी. Okay, patient will complain of breathlessness. Then again afternoon fever, bloody mucus, that means hemoptysis. Okay, this is a medical term we use for bloody mucus. जो कॉफ निकालेगा वो bloody हो सकता है, मतलब रेड कलर का, उसमें ब्लड भी आ सकता है. So it is called as hemoptysis. Then other symptom is weight loss and fatigue. पूरी तरह से थका हुआ रहेगा इंसान और वजन भी नहीं बढ़ेगा बल्कि वजन घटता जाएगा. So let's revise the different symptoms a patient may complain of. First is coughing of blood. ओके, खांसी में ब्लड निकल सकता है खांसते हुए. जब स्पूटम को स्पिट करेगा, म्यूकस को स्पिट करेगा, तब कफ में ब्लड निकल सकता है. देन फीवर होता है पेशेंट को, खांसते खांसते चेस्ट पेन, ठंडी लगना, वजन का कम होना क्योंकि भूख नहीं लगती है. ओके, इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम टीबी ट्यूबरकुलोसिस, द पेशेंट विल नॉट फील hungry. Okay, don't feel like eating. There will be loss of appetite, and because of that there will be weight loss. Night sweats, long-term cough and fatigue are some other symptoms of tuberculosis. So now let's talk about how can we prevent this tuberculosis. कैसे हम रोक सकते हैं कि हमारे पास ये बैक्टीरिया ना पहुंचे. So first, very important is vaccination. That is BCG vaccine. The full name is Bacillus calmette-guerin. I repeat, Bacillus calmette-guerin. So ये क्या है, BCG वैक्सीन है जो कि कब दी जाती है, जब बच्चा बॉर्न होता है उसके कुछ दिनों के अंदर ही ये वैक्सीन दी जाती है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वैक्सीन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है. Then what is the other preventive measure? A very good hygiene like covering nose and mouth while coughing and sneezing. खांसते वक्त, sneezing करते वक्त हमें अपना नाक कवर करना है, अपना माउथ कवर करना है, ताकि अगर हम में वो इन्फेक्शन प्रेजेंट हो तो वो एयर में ना जा सके और दूसरों तक ना फैले. ओके, देन अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, क्योंकि अगर नियर बाय रहेंगे टीबी पेशेंट के, वो खांसेंगे ओपन में, तो क्या होगा, दैट बैक्टीरिया में ऑल्सो एंटर इनटू अ हेल्दी पर्सन्स बॉडी. सो प्रॉपर मेंटेन करना है डिस्टेंस को, ताकि हवा के थ्रू वो इन्फेक्शन हमारे तक ना पहुंचे. देन अ वेरी हेल्दी हैबिट्स लाइक ईटिंग हेल्दी डाइट एंड गेटिंग इनफ स्लीप एंड रेस्ट. तो ये तो हो गया प्रिवेंशन. अभी किसी को इन्फेक्शन हो गया ऑलरेडी, तो उसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम, कैसे उसका इलाज करेंगे. सो द ट्रीटमेंट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोलेट द पेशेंट. वी हैव टू आइसोलेट द पेशेंट, क्योंकि वो पेशेंट हवा के थ्रू अपने जर्म्स उसमें डाल सकता है वाइल स्पीकिंग, वाइल कफिंग, वाइल स्नीजिंग. तो उस पेशेंट को हमें आइसोलेट करके रखना है. ओके, देन प्रोवाइड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. मतलब बच्चों, अगर अभी एक घर में किसी को पेशेंट को टीबी है तो हम उसको अलग से एक रूम नहीं दे सकते हैं. वी कैन नॉट अफोर्ड अ सिंगल रूम फॉर वन पर्सन. तो क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लाइक मास्क, स्पूटम कप. ओके, पेशेंट को मास्क लगा के रखने बोल सकते हैं घर पे, ताकि जब वो बात करे, जब वो खांसे, तो वो जो जर्म्स है, जो बैक्टीरिया है, वो मास्क की वजह से बाहर ओपन एयर में ना आ सके. व्हाट इज स्पूटम कप, यू विल आस्क मी नाउ. स्पूटम कप क्या है बच्चों, स्पूटम कप ना ऐसे कप शेप, उनको हम एक ऐसे मग्गा जैसे दे सकते हैं, ताकि एवरी टाइम व्हेन ही इज कफिंग, तो जो स्पूटम आ रहा है ही कैन स्पिट इट इन दिस कप. ओके, तो एक स्पूटम कप आता है. सो वी कैन परचेज दैट फ्रॉम मेडिकल स्टोर, और हम उनको दे सकते हैं ताकि वो इसी को अच्छे से डिसइंफेक्ट कर सके. वेन एवर दे आर क्लीनिंग इट, तो वो खुद से इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं. ओके, then comes the medicines. Medicines plays a very important role, students, in the control of tuberculosis. So antibiotics are preferred for the treatment of
tuberculosis. The important antibiotic is streptomycin. Okay, this is antibiotic which is effective for tuberculosis. So the name of the antibiotics is streptomycin. A very important thing I want to discuss with you is the DOTS therapy. Okay, for tuberculosis patient, we are giving this DOTS therapy, which means direct observation therapy. Okay, direct observation therapy 6 to 8 months तक पेशेंट्स को दी जाती है. और इसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरापी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेशेंट को बुलाया जाता है हॉस्पिटल्स में, उनको मेडिसिन दी जाती है और उधर ही उनको कंज्यूम देने बोली जाती है कि कंज्यूम करना है इधर ही. ओके, मतलब उनको पूरा स्टॉक में मेडिसिन घर पे नहीं दी जाती है. ऐसा क्यों बच्चों? सी, दिस इज द ट्रीटमेंट इज अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट. ऐसा नहीं है कि महीना भर दवाई खाया ठीक हो गया. It is a long-term treatment. It will take around 6 to 8 months for the complete course. और पूरे बैक्टीरिया को अच्छी तरीके से मरने के लिए इस कोर्स का कंप्लीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, टीबी पेशेंट्स मोस्टली क्या करते हैं? दे गेट फेड अप ऑफ ईटिंग दिस मेडिसिन और इसको स्टॉप कर देते हैं 1 मंथ में, 2 मंथ्स में, जिसकी वजह से वो क्या होता है बच्चों? रीअकर हो सकता है. ओके, क्योंकि वो बैक्टीरिया अच्छे से मरेगा ही नहीं. ओके, वो अपना एक्शन थोड़ा देर के लिए स्टॉप कर देगा जब तक वो पेशेंट मेडिसिन खा रहा है. लेकिन वंस द पेशेंट स्टॉप ईटिंग मेडिसिन, आफ्टर फ्यू वीक्स अगेन द पेशेंट विल हैव द सिम्टम्स. ओके, और उसमें वो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So the government has started DOTS therapy, which means direct observation therapy, which is given for 6 to 8 months. Patients are called in PHC or in the hospitals and given medicines और उनको बोलता है उधर ही कंज्यूम करने के लिए, मेडिसिन उधर ही लेने के लिए, so that the patient is regularly taking the medicine and not skipping the course. Then the last point is education. Yes, we have to educate the patient as well as the family about the disease and the treatment. हमें पेशेंट को डिजीज के बारे में डिटेल में नॉलेज देना है कि ये बीमारी कैसे हुई है और ये कैसे दूसरे लोगों को फैल सकती है. एंड ट्रीटमेंट भी हमें उन्हें डिटेल में बताना है कि ऐसा नहीं है कि 1 महीने में ट्रीटमेंट हो जाएगा. इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और हमें उन्हें और उनके फैमिली मेंबर्स को इस ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में समझाना चाहिए. स्टूडेंट्स, यू नो हियर एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज टीबी इज कंसिडर्ड एज अ सोशल टैबू. आप लोगों ने भी सुना होगा कि अरे इसको तो टीबी हुआ था, अरे इसको तो टीबी है, इसके पास मत बैठो. सो इट इज कंसिडर्ड अ सोशल टैबू. Why it is considered a social taboo? Because of the misinformation society is having. Many countries or many people think that it is transmitted through sexual contact, which is completely wrong information. So many people don't know the real cause or the transmission of tuberculosis. So because of this misinformation, there is a social taboo against tuberculosis. What are the other reason? The fear of infection. Because of wrong information or incomplete information, society feels a fear of getting infected with tuberculosis. So they behave in a very different manner with a patient who is suffering from tuberculosis. Then third is the stigma surrounding TB. The long-term treatment. Okay. क्योंकि ये ट्रीटमेंट 1 महीने में 2 महीने में नहीं खत्म होता है. इट इज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट. इसके लिए बाकी लोग ऐसा सोचते हैं कि इसको कोई बड़ी बीमारी है कि इसको कंटिन्यूस दवाई चालू है. ओके, सो इट बिकम्स अ सोशल टैबू. देन स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय पेशेंट्स. पेशेंट सफरिंग विथ टीबी, उनको बहुत तरीके का स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है सोसाइटी में. So students, don't you think this is completely wrong? So what can we do, students? We can educate public, right? Health education in schools and colleges will help you to dispel the myths. जो भी wrong information, जो भी myths है tuberculosis के बारे में, वो schools में seminars के through, debate के through educate किया जा सकता है students को. And in the college also we can educate people. Then secondly,
एम्पावर द पेशेंट्स, पेशेंट को खुद को ऐसा लगता है कि हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अभी हम कहीं आ नहीं जा नहीं सकते. नो, वी हैव टू एडुकेट पेशेंट एंड वी हैव टू प्रोवाइड सपोर्टिव प्रोग्राम्स. Providing a good psychosocial support will definitely help the patient to overcome the depression or the loneliness. So students, being a responsible citizen, we should educate each and everyone. हमें जितना भी knowledge है हमें वो दूसरों को बताना है, और कहीं भी हमारे सामने अगर ऐसा भेदभाव हो रहा है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, so we should take a stand for the patient and we should try to dispel all the myths. So I hope you have understood completely about tuberculosis, how it is spread and what are the various preventive measures and the treatment. अभी आप लोगों को ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज समझ में आ चुके होंगे, कॉलेरा, टाइफाइड फीवर एंड ट्यूबरकुलोसिस. सो लेट्स एक क्विक रिवीजन करेंगे और 3 क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को देना है. यू कैन राइट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. The very first question, you have to name any 2 bacterial disease caused by flies. Yes, आप उसे comment section में टाइप करके भेज सकते हैं. आंसर 1 क्या है, आंसर 2 क्या है, आंसर 3 क्या है. Okay, the first question is any 2 bacterial disease caused by the carrier flies. The second is this peculiar symptom, that is a raw spot are the symptom of which disease. स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिर्फ ये 3 डिजीज पढ़ाए हैं, उनमें से एक डिजीज का ये पेक्यूलियर सिम्टम आपको मैंने पढ़ाया है. तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं व्हाट इज द करेक्ट आंसर. द थर्ड क्वेश्चन इज वन डिजीज कंडीशन कॉज्ड बाय द अबव माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अभी ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपको पता है, और इससे कौन सी बीमारी होती है उसका नाम आपको कमेंट में लिखना है. आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल योर आंसर्स. Students, keep studying, keep revising, and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Thanks for watching. Bye bye.